ये बात है सुभाष चंद्र नगर की, जहाँ एक पति अपनी पत्नी की कंजूसी से तंग आ चुका था। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ये मुंह क्यों चढ़ा रखा है तुमने? आप तो मुझसे बात ही मत करो जी, आपसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अच्छा घर है, अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, फिर कहाँ किस्मत फूटी हुई है? अरे अच्छा नसीब मेरा नहीं, आपकी माँ का है। सारी कमाई लाकर माँ की हथेली पर रख देती हूँ। घर का करता धरता तो उन्हीं को बनाया हुआ है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, माँ भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। माँ तजुर्बे वाली है, घर को अच्छे से चलाती है, थोड़ा सा बचा कर चलती है, और हम सब अच्छा जीवन बिता सकें उसके लिए माँ अच्छे से खर्च भी करती है। हाँ हाँ मर जाना, बस अपनी माँ के ही गुण गाते रहना। लो कर लो बात, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें देता तो हूँ तुम्हारे निजी खर्चों के लिए पैसे। नहीं चाहिए आपका चिल्लर। दरअसल विष्णु एक अच्छा इंसान था, उसकी परचूनी की दुकान थी। वो और उसका परिवार एक सुखी जीवन जीते थे, पर उसकी पत्नी रेखा इस बात से चिढ़ती थी कि विष्णु सारी कमाई अपनी माँ को देता था, क्योंकि उसकी माँ एक समझदार औरत थी। लेकिन कुछ समय बाद आए दिन झगड़े होने लगे। अरे भाग्यवान, ये सामान बांधकर कहाँ जा रही हो? मायके रहने जा रही हो क्या? अब मैं ये नाइंसाफी और नहीं झेल सकती। आप रहो अपनी माँ के साथ मजे से। मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा मत करो भाग्यवान, मेरा घर तुम्हारे बिना घर नहीं रहेगा। आखिर एक पत्नी की वजह से ही तो घर बनता है। अगर ऐसा है तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। आप अपनी सारी कमाई मुझे ला कर दोगे, सारी की सारी। आज से घर की मालकिन मैं होंगी। मेरे बिना घर में कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। पर ऐसे कैसे? मेरी बात तो। कहने सुनने को तो कुछ नहीं बचा जी, मैं जा रही हूँ, बस कभी वापस नहीं आऊंगी। रुको जाओ रेखा, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं सारी कमाई तुम्हें दे दूंगा। आज से ही तुम मेरे घर की मालकिन हो, पर इस घर को छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कैसे आप पर भरोसा कर लूं? सबसे पहले मुझे माँ जी से तिजोरी की चाबी ला कर दो। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर विष्णु उदास चेहरा लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, वो तिजोरी की चाबी दे दो, नहीं तो रेखा। अरे बेटा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? कल के दिन भी तो उसे ही जिम्मेदारी मिलनी थी। अभी देती हूँ चाबी, दे दे उसे और तो उदास मत हो। धन्यवाद माँ, आपकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। फिर विष्णु चाबी रेखा को दे देता है। अरे वाह, तिजोरी में इतना पैसा! अब मैं इस तिजोरी को पूरा पैसों से भर दूंगी, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन विष्णु थका हारा अपने घर आता है। भाग्यवान, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तुम जल्दी से खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। रेखा खाना लगा देती है। खाने को देख विष्णु हैरान हो जाता है। ये क्या? मैं तो तुम्हें सुबह आलू के पराठे और दही बड़े बनाने को बोलकर गया था, तो तुम ये प्याज की चटनी और रोटी रख रही हो। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए क्या? हाँ जी, जितने भी दिए थे सब खत्म, इसलिए ये चटनी बांटनी पड़ी। तुम चिंता ना करो, ये लो पूरे 5,000 रुपए, और कल से अच्छा खाना बनाना, मैं भी यही खा लेता हूँ। ठीक है जी। रेखा उन पैसों को ले जाकर तिजोरी में रख देती है, जिसमें पहले से बहुत सारे पैसे थे। इतने कम समय में कितने सारे पैसे जमा कर दिए। अब मैं और अमीर हो जाऊंगी, फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही रेखा धीरे धीरे करके घर में खाना बनाना बंद कर देती है। और जब उसका पति विष्णु उससे सवाल करता है तो कोई ना कोई बहाना बना देती। अब धीरे धीरे घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। रेखा, मुझे तिजोरी से 10,000 रुपये निकाल कर दे दो, क्योंकि मुझे इस दुकान में सामान डालना है। सब खत्म हो गया है, और तुम्हें तो पता ही है त्योहार आने वाला है, तो मुझे सामान डालना ही होगा। अपनी दुकान में ज्यादा सामान नहीं है। तिजोरी में तो कुछ भी नहीं है जी, आप खुद देख लो। क्या तिजोरी में कुछ भी नहीं है? अरे मैं तुम्हें इतने सारे पैसे लाकर तो देता हूँ, खुद 10 रुपए तक नहीं रखता, और तुम बोल रही हो कि तिजोरी में 1 रुपया भी नहीं है। तो क्या आप मुझसे हिसाब लेंगे? देखिए जी, सब कुछ बर्दाश्त है,
पर आप मुझ पे शक करें, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्या करूंगी यहाँ रहकर? मेरे खुद के पति मुझे चोर समझते हैं। इतना बोलकर रेखा ड्रामा करके रोने लगती है। ये देख विष्णु फिर से पिघल जाता है। अरे अरे बाकीवान, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस केवल पूछ रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं किसी और से उधार ले लूंगा और दुकान में सामान डाल लूंगा। इतना बोलकर विष्णु अपने दोस्त के पास जाता है। अरे भाई किशन, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए थे, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। अरे विष्णु, तुम तो इतने पैसे वाले हो, तो तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? हाँ भाई, सब ठीक है, बस पैसे ही नहीं है फिलहाल, और दुकान में मुझे सामान डालना है। अरे विष्णु भाई, तुमने मेरी इतनी बार मदद करी है, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? मैं अभी तुम्हें 10,000 रुपये दे देता हूँ, बस तुम समय से लौटा देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इधर विष्णु उधार ले रहा था तो दूसरी तरफ रेखा अपनी 2 सहेलियों के साथ बैठी हुई हंस रही थी। अरे वाह, क्या गजब का नाटक किया है तूने बहन। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर वही हुआ। 2 झूठे आंसू निकाले और मायके जाने की धमकी दी और मेरा भोला पति बेचारा पिघल गया और झट से मुझ पर यकीन कर लिया। वाह रेखा, तू तो बहुत तेज है। तेज होना पड़ता है शीतल बहन, तेज हूँ इसीलिए तो पूरा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैं तो घर में कई दिन तक खाना नहीं पकाती, उल्टा उन पैसों को छुपाकर तिजोरी में रख देती हूँ। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शाम होने पर विष्णु घर आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों काँप रही हो? बेटा, वो तेज बुखार है, कई घंटे से ऐसे ही काँप रही हूँ। अरे रेखा, जल्दी आओ, देखो माँ की तबीयत कितनी खराब है। रेखा भागकर तुरंत आती है। माँ, मैं आ गया हूँ ना, आप चिंता मत करो, मैं भी आपको यहाँ से सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, जिससे आप तुरंत ही ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, जल्दी ले चल, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। रेखा, जल्दी से पैसे ला कर दो, माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। ये सुनकर रेखा मन में ही बड़बड़ाने लगती है। अगर ये माँ जी को अस्पताल लेकर गए तो 500 का पत्ता तो जाएगा ही, उल्टा ऊपर से अलग दवाइयाँ और जूस अलग से। नहीं नहीं, मैं इतने पैसे खर्च नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ बहाना करना होगा। सोच रेखा सोच, अपना खुराफाती दिमाग चलाओ और कुछ सोच। क्या सोच रही हो रेखा? मैंने कहा जल्दी से पैसे लेकर आओ, माँ को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना है। तभी झट से रेखा के दिमाग में चाल आ जाती है। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसे तो माँ जी और भी ज्यादा घबरा जाएंगी, और दूसरी बात अस्पताल दूर है, जाने में समय लग जाएगा, तब तक माँ जी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को ऐसे ही रहने दूं? आप शांत हो जाइए जी, मैंने अपनी मम्मी जी से सीखा था एक खास काढ़ा बनाना, मैं बस 10 मिनट में बना कर देती हूँ। अरे पर माँ की तबीयत बहुत खराब है, काढ़े से कैसे ठीक होगी? अरे आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी भी तो माँ है। ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आओ। फिर रेखा रसोई में जाती है और बड़बड़ाने लगती है। इनको तो बोल दिया, मुझे तो काढ़ा बनाना आता ही नहीं है, ऐसे ही कुछ बना देती हूँ। रेखा ऐसे ही कोई आधा अधूरा उल्टा सीधा काढ़ा बनाती है और माँ जी को पिला देती है। आप क्यों हुए जी, आप आराम कीजिए, माँ जी अब जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनका ध्यान मैं रख लूंगी। पर माँ। आप जाइए और सो जाइए, मैं हूँ यहाँ। विष्णु उसकी बात मानकर सो जाता है। सुबह होने पर रेखा विष्णु को माँ से नहीं मिलने देती और उसे दुकान पर भेज देती है। लगातार 2 दिन बीमार रहने के बाद माँ बेचारी खुद ही ठीक हो जाती है। दिन ब दिन रेखा की कंजूसी बढ़ती जा रही थी, जिसे विष्णु भी जानने लगा था। पर जब भी वो उससे कुछ पूछता तो वो नाटक करने लग जाती। फिर एक दिन शाम होने पर विष्णु अपने घर जाता है। चलिए जी, आज आपकी बहन के यहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है, चलेंगे, पर मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, पहले खाना खा लूं, फिर उसके बाद चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं बना पाई। चलिए ना, आपकी बहन के घर ही जाकर खा लेंगे। अरे पर मेरी बात तो। चुपचाप चलिए जी। रेखा जबरदस्ती ही विष्णु को उसकी बहन के यहाँ ले जाती है। अरे आप लोग इस टाइम? वो क्या है ना जमुना बहन, तुम्हारी भाई को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए काम से आते ही सीधा चले आए, ना बोला पर खाना भी खाकर नहीं आए। फिर बहन मन में सोचती है, ये तो खाने के टाइम पर आए हैं, एक बार पूछ लूं क्या?
तुम कहो तो मैं ले आऊं खाना। लो ननद हो तुम हमारी, यहाँ थोड़ी ना हम शर्माएंगे, ले आओ खाना। ये देख विष्णु शर्मिंदा हो जाता है। ये क्या कर रही हो भाग्यवान? अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि खाना भी किसी और से मांग कर खाना पड़े? चुप रहिए जी, आपकी ही बहन है। फिर विष्णु की बहन कमरे में जाती है। लो जी, ऐसे झूठ मूठ को ही पूछा, ये तो सच्ची में गले पड़ गए। उसके बाद वो दोनों वहाँ खाना खाकर घर वापस लौट जाते हैं। अब रेखा की कंजूसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। अक्सर वो रिश्तेदारों के घर जाती और जबरदस्ती खाना खाती और अपने पति और सास के लिए भी मांग कर लाती। उसने विष्णु और उसकी माँ की नाक में दम कर दिया था। न घर में खाना बनता, ना ही नए कपड़े आते, ना घर की मरम्मत होती, और तो और उसने दूध तक लेना बंद कर दिया था। उसने धीरे धीरे करके एक एक पैसों से तिजोरी भर ली थी। उस तिजोरी का ना तो विष्णु को पता था, ना ही उसकी माँ को। फिर एक दिन रात होने पर, हाय मैंने कितने सारे पैसे जोड़ लिए, मैं इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो गई। जब वो ये सब खुद से भूल रही थी, तभी कोई उसे चुपके से देख रहा था। फिर वो तिजोरी के ताला लगाकर चाबी एक जगह छिपा देती है। अरे सुनती हो, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करवाने दूसरे गांव। कल तक लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जी। विष्णु और उसकी माँ दोनों चली जाते हैं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मैं मायके चली जाती हूँ, 2 टाइम खाना वहीं खा लूंगी, पैसे भी बच जाएंगे। फिर रेखा पैसे बचाने के चक्कर में वो तिजोरी की चाबी लेना ही भूल जाती है। अगले दिन जब विष्णु और उसकी माँ वापस आते हैं, तब रेखा भी आ जाती है। रेखा जैसे ही तिजोरी के पास गई तो चीख उठी, क्योंकि तिजोरी खुली हुई थी और सारा पैसा गायब था। रेखा की ये चीख सुनकर विष्णु और उसकी माँ भी वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? फिर रेखा कुछ बोलने की बजाय जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मैंने सब बर्बाद कर दिया जी। इस तिजोरी में सारे पैसे थे जो मैंने इसमें रखे थे, किसी ने चुरा लिए। क्या पैसे चोरी हो गए? वो भी वो पैसे जिसकी वजह से माँ को और मुझे दोनों को भूखा सोना पड़ा। बीमारी में कोई दवाई नहीं मिली, ना ही सर्दी में कोई गर्म कंबल मिला। हमें इतनी परेशानी देकर तुमने वो पैसे चोरी करवा दिए। मुझे नहीं पता जी कैसे चोरी हुई, मैंने तो चाबी संभाल कर रखी थी, किसी ने मुझ पर जरूर नजर रखी होगी। इतने दिन से जो विष्णु चुपचाप सह रहा था, आज वो फट पड़ा था। बस बहुत हुआ रेखा तुम्हारा। दुख इस बात का नहीं है कि पैसे चोरी हुए, बल्कि दुख इस बात का है कि तुमने हमें भूखा रखकर और हमसे इतने पैसे छुपा कर रखे। अरे खाली पेट मुझसे काम नहीं होता था, तुम्हारी वजह से अपनी दुकान ठप पड़ गई। लोगों से कर्ज ले लेकर चारों तरफ से गिर चुका हूँ। हर कोई दुकान पर पैसे मांगने ही आता है, पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तुम्हें पैसे ला कर देता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी। खुद परेशान रहकर भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अब तुमने अपनी कंजूसी का नतीजा देख लिया ना, सब बर्बाद हो गया। ये सुनकर रेखा और रोने लगती है। हर बात पर तुम मुझे धमकी देती थी ना कि मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे भी ऐसी पत्नी हरगिज नहीं चाहिए जो पैसों की इतनी लालची हो, उसे परिवार की परेशानियां भी ना दिखें। जाओ, चली जाओ मेरे घर से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि लालच जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी और माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। अब क्या होगा, तुम्हारी गलती मानने से ये सब बदल थोड़ी जाएगा। आज मैंने वो सीखा है जो आप और माँ जी मुझे लाल बार बोलने के बाद भी नहीं समझा पाए, और इस चोरी ने मुझे मेरा जिंदगी भर का सबक दे दिया। कब क्या हो जाए एक पल का भरोसा नहीं। आप सही कहते थे जी कि अच्छे बुरे समय के लिए थोड़ा पैसा अलग उठाकर जरूर रखो, पर इतना भी नहीं कि हम आज जीना भी भूल जाएं। मैंने जो किया, मैं उसके लिए आपसे और माँ जी से दिल से माफी मांगती हूँ जी, और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कंजूसी का एक कतरा भी मेरे अंदर नहीं मिलेगा। मैं इतनी समझदारी से काम कर लूंगी कि ये बुरा वक्त कब अच्छा वक्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। बेटा बहुत दिल से माफी मांग रही है, हमें उसको एक मौका और देना चाहिए।
मेरा तजुर्बा कहता है कि इसे इसकी सीख मिल गई है। ठीक है माँ, लेकिन ये इसके लिए आखिरी मौका है। देखना, मैं इस गलती की भरपाई ऐसे करूंगी कि आप सबको मुझ पर नाज होगा और आज से पैसे को सिर्फ पैसा समझूंगी, पूरी जिंदगी नहीं। उसके बाद वो तीनों एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। विष्णु दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान के ग्राहक वापस लाता है, लोगों से और पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में सामान डला लेता है और पहले की तरह रेखा को सारे पैसे लाकर देता है। पर रेखा इस बार बिल्कुल बदल चुकी थी। घर का माहौल, रहन सहन, खान पान पहले से भी डबल अच्छा हो गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही पता चलता है कि एक औरत ही घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।